मैम मुझे पता है। ठीक है, अभी रुको। मैम हाँ बोलो। आपको कैसे पता है? मेरे पोस्टपोन हो गया है मैम। मैम एक एक करके बोलो। सौम्य पता चल गया, मुझे मैसेज आ जाता है। हाँ देवांश बोलो। देवांश क्या मैम हो हर गया? बार नेटवर्क, यस मैम, हर बार नेटवर्क इश्यू होता है ना मैम। मैम वो नेटवर्क इश्यू नहीं होता मैम, हेडफोन में से ऐसा होता है। हर बार नेटवर्क इश्यू नहीं होता है। वो मैम अच्छे से आवाज ही नहीं आती। आ रही है ना अभी आवाज अच्छे से? यस मैम। मैम चलो। मैम हाँ बोलो। मैम इस बार मेरा शायद से नेटवर्क इश्यू हो सकता है मैम। शायद से आज क्यों, आज सारा नेट दो सुबह तीन गेम दिन। खेलने में यूज कर दिया? नो नो मैम, आज मैं मेरे मामा के घर पे आया हूँ ना, 3 दिन इधर ही हूँ मैम, इसलिए। और मेरा वाईफाई जो है वो घर पे है, इसलिए। ठीक है, सुहानी वीडियो ऑन कर दो। चलो, तो ये तो मुझे ऊपर वाला पंखा मत दिखा। मैं क्या पंखा दिखा रहा हूँ, ये तो ना मेरा चेहरा। हाँ अब दिखा तेरा चेहरा। चलो, अभी हम लोग ने गुजरात बोर्ड फिनिश किया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और हमने किया ज्योग्राफी का चैप्टर चैप्टर नंबर 10। नंबर 10। ठीक है सुहानी, उस दिन हम कर रहे थे, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया था कि आधा ही किया था हमने? आधा भी नहीं हुआ था मैम। खत्म नहीं हुआ है ना? नो मैम, खत्म नहीं हुआ। ओके। देवांश, तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? डायरेक्टली 5th चैप्टर कर रहे हैं। यस मैम। सेकंड नहीं करवाया, 4th नहीं करवाया, सीधा 5th करवाया। ठीक है, आदिवासी वाला। सौम्य, तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम हमारे तो रिवीजन हो रहा था, क्योंकि एग्जाम आ रही है ना, एग्जाम आ रही थी ना मैम, इसलिए हम्म, रिवीजन ही हो रहा था। इसलिए मेरा फर्स्ट सेकंड और 10th वही अभी चल रहा है, और आगे कौन सा चलेगा मैम पता नहीं। धैर्य तुम्हारा अभी 10th चल रहा है। 10 चल रहा है। ठीक है, तो देवांश को एक अलग है। देवांश, फर्स्ट चैप्टर हुआ है तुम्हारा? मैं वो उसका वापस से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ और लीव हो गया। कोई नहीं, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम ही होता है, उसको अभी कुछ करना पड़ेगा। अब ना लेसन नंबर, सौम्य तुमने मुझे वो कौन सी वर्कशीट भेजी थी, लेसन नंबर 10 की? ठीक है, यस मैम, और मैम 2 की भी आ गई है, तो मैम वो भी भेज दूंगा मैम। अब मैम को बोल देना कि आपको भेज दे। तू उनको जैसे मैसेज करेगा लिखना फॉरवर्ड टू प्रेक्षा मैम, वो इमीडिएटली मुझे फॉरवर्ड कर देंगे बेटा। मैम तो ओके आज क्या करना है? यस मैम मैम। क्या बेटा? आज क्या करना है मैम? आज मैं सुहानी को चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, तुम्हें वर्कशीट में से करना है। रुको, मैं दे रही हूँ तुम्हें वर्कशीट में से। मैम वर्कशीट है मेरे पास। सौम्य वाली? मैम मैंने उसको भी भेज दिए। अच्छा, भेज दिए तुमने? चलो डन। यस मैम, अभी उसको देखो, भेज मैं दिए। तुम लोग को बताती हूँ क्या करना है। टेक्सचुअल सॉल्यूशन है, जिसमें मैथ द कॉलम है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन आंसर्स है। यस मैम। मैम और मैं बहुत सब बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर्स है। तो धैर्य, तुम्हें ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें नहीं करने, सौम्य करेगी। धैर्य, तुम्हारे पास वर्कशीट अभी है, तो तुम्हें मैं बता रही हूँ वो तुम करोगे। टिक मैम तो करो, मैं क्या चलो। करूँ? यस मैम। मैम यस, मैम मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं बोल रही हूँ। मैम 2 मिनट वर्कशीट। मैम हम बैक कैमरा करके ही हम हाँ पढ़ेंगे हाँ, ना? वही वही।
तुम्हें जो कंफर्टेबल हो। मैम तो हमको मैम लर्न करना है या लिखना है वो सब? लर्न करते जाना, लिखना है अभी। मैम क्या? ओके मैम। रुको देवांश। सौम्य तूने देवांश को वर्कशीट भेजी है? नो मैम उसको नहीं भेजी। उसको भी मैं भेज भेज दो। दूँ उसको भी? हाँ यस मैम भेजता हूँ मैम। मैम तो मैंने वर्कशीट खोल ली है, मैं क्या करूँ? हाँ देखो उसमें टेक्सचुअल सॉल्यूशन दिख रहा है। यस मैम। उसमें मैथ द कॉलम करना है तुम्हें, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तुम्हें। फिर देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, विच एलिमेंट्स इज सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ, वो वाला क्वेश्चन करना है। नेम द 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक, वो वाला करना है। ओके मैम मतलब वो ट्रू और फॉल्स वो सब नहीं करना है? वो भी करना है, रुको। मैम आप क्या बोल रहे क्वेश्चन आंसर में? नेम द 3 नेम मेन टाइप्स ऑफ रॉक। आपने कौन सी वर्कशीट खोली है? वर्कशीट सॉल्यूशन वाला खोला है आपने? मैम वो लास्ट वाली टेक्सचुअल सॉल्यूशन उसमें लिखा है ना पहले, वो वाली। तो वर्कशीट सॉल्यूशन खोलो पहले, चलो। क्या मैम? वर्कशीट यस मैम सॉल्यूशन खोल वाला दी। खोलो। मैम यस मैम वर्कशीट। खोल दी। मिला धैर्य? यस मैम मिला, पहले मैच द फॉलोइंग है फिर उसके नहीं आंसर। वो नहीं बेटा, वो टेक्सचुअल नो सॉल्यूशन। मैम 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 पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है, वर्कशीट सॉल्यूशन बाद मैम में ट्रू वर्कशीट। फॉल्स है। यस मैम मैंने वो खोल दी। हाँ तो देखो उसमें फिलिंग द इग्नियस ब्लैंक्स रॉक। है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैथ द कॉलम है, ठीक है। यस मैम। और 4 बड़े आंसर है, वो 4 बड़े आंसर मत करो अभी तुम। मैम मैम मैं तो का करूँ ना? सिर्फ ऑब्जेक्टिव। सौम्या मैं तुम्हें अभी नहीं बोल रही, सिर्फ धैर्य को बोल रही, तुम बीच में मत बोलो। ओके धैर्य समझ में आया 3 क्वेश्चंस कौन से करने हैं इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। यस वैसे ही अब टेक्सचुअल सॉल्यूशन खोलो। यस मैम। उसमें भी तुम्हें करना है मैथ द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स और पहले ही 2 क्वेश्चन आंसर्स। मैम वो ना विच एलिमेंट्स वाला और सेकंड द नेम 3 मेन। यस पता चल गया? यस मैम। ओके मैम सौम्या क्या हुआ? धैर्य बोलो। मैम मुझे लिखना है नोटबुक में। लिखना है नोटबुक में। यस मैम। मैम मुझे रुको रुको सौम्या, तुम्हें पूरी वर्कशीट करनी है, तुम्हें जो भी करना है, पहले टेक्सचुअल लेना है या पहले वर्कशीट सॉल्यूशन है, वो तुम पे डिपेंड है। मैम मैं पहले वर्कशीट ले रहा हूँ। ओके वो देवांश छोटी है मैम। तुम्हें मिला? यस मैम मिल गया। मैम मैंने उसको भेज दी। हाँ तो अभी तुम निकालो वर्कशीट सॉल्यूशन। यस मैम 2 मिनट। यस मैम निकाल। उसमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैथ द कॉलम। ओके अब टेक्सचुअल सॉल्यूशन देखो। मैम मैं ही देवा। हाँ देवांश तुम ही। यस टेक्सचुअल सॉल्यूशन देखो, उसमें मैथ द कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स और पहले 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। मिला बेटा? यस मैम और फिर क्वेश्चन आंसर करना। सिर्फ 2 ही करने हैं अभी, बाकी मैं देख के आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आंसर 2 ही करना है। हाँ फर्स्ट 2। यस क्लियर? अब दोनों क्लियर हो गए क्या बेटा? इतना ही करना है। हाँ मैम लर्न करना है। लर्न मैम करके पहले मैं लिखना वर्कशीट। है, यू हैव टू राइट डाउन टुडे। ओके चलो मैम सारा मुझे लिखना है टुडे ही? हाँ तुम पहले वर्कशीट सॉल्यूशन करोगे तो आज पूरा लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट। पता चला सौम्या? यस मैम। अब मैम हेडिंग क्या मारूं मैम? वर्कशीट करके मार दूं? तुम्हें जो करना है चैप्टर नंबर
वर्कशीट सॉल्यूशन जो भी तुम्हें लिखना, पर चैप्टर नेम होना चाहिए। क्योंकि आप भी जो वर्कशीट भेजोगे वो भी होगा ना मैम, तो कल भेज रही हूँ, क्लास में लिख दो मैम। हाँ कल भेज रही हूँ। Yes, मैं ma'am, भेज इसलिए रही हूँ मिक्स ना हो चैप्टर जाए नंबर इसलिए 1 मैंने की, पूछा। मैं भेज रही हूँ चैप्टर नंबर 1 की। ओके कल भी कल मिल जाएगी आप लोग को, तो आपको सैटरडे वो डिस्कस करना है मेरे साथ, ठीक है? ओके मैम, हो जाएगा। चैप्टर 10 मैम अब चैप्टर ओके, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। सुहानी रुको, मैं आपको स्पॉटलाइट में वीडियो कर बंद रहेगा मैम, चलेगा? क्या बेटा? हाँ वीडियो ऑफ रहेगा, वीडियो पता है। बंद। हाँ कोई बात नहीं। मैम आप एक बार स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो ना, अगर हो रहा है तो फिर करेंगे। ठीक है, लो। हो रहा है हाँ हुआ सुहानी? मैम दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है पर चैप्टर नहीं शुरू हुआ अभी तक। मतलब मैम अभी दिख रहा है? हाँ दिखा दिखा, चैप्टर दिखा। हाँ मैम हमें अर्थ को एक्सेस स्टार्ट करना था। यस, हाँ बस यहाँ से, हाँ बस बस, ओके डन, कंप्लीट। मैं शुरू कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन सुहानी। अब सबसे पहले अर्थक्वेक, ओके मैम। ये अर्थक्वेक क्या होता है? वाइब्रेशन और ट्रेमोर्स फेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे हमें जब ये वाइब्रेशन जैसा फील होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ट्रेमोर, ट्रेमोर यानी कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाना, वाइब्रेशन फील होना, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। पर ये कब होता है? ये क्रस्ट के नीचे बहुत सारे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की हमेशा मूवमेंट होती रहती है, अभी भी मूवमेंट होती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स की। ओके, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स और अर्थ के ऊपर का सरफेस का जब बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमें ये वाइब्रेशन फील यानी अर्थक्वेक फील होता है। ये डिस्टर्बेंस कुड आइदर बी ड्यू टू प्लेट्स कोलाइडिंग। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोला जाता है। या तो ये प्लेट्स एक दूसरे को टकराती है, कोलाइड होना, या तो एक दूसरे पे रब होती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाना और घिसना, रबिंग। या तो थर्ड रीजन होता है ड्यू टू वोल्केनो इरप्शंस। ये सब रीजन की वजह से अर्थक्वेक हमें एक्सपीरियंस होता है। अब द पॉइंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, मेन जहां पे ये प्लेट्स कोलाइड हुई है, टकराई है या रब हुई है, उस जगह को हम फोकस बोलते हैं। और एग्जैक्ट वो फोकस अर्थ के नीचे है, और वही चीज अर्थ के ऊपर उसको एपिसेंटर बोलते हैं। मैक्सिमम जो भी डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रॉय होता है वो एपिसेंटर की जगह होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे भुज में, कच्छ भुज में जो अर्थक्वेक आया था, तो वो एपिसेंटर भुज था और इफेक्ट हमें पूरे उसके सराउंडिंग एरिया में हुआ था। अब ये अर्थक्वेक को एक मेजर करने का रेंजिंग स्केल होता है, जो शुरू होता है 0 से 9, और ये स्केल को बोला जाता है रिक्टर स्केल।
स्केल यानी कि हम यूनिट बोलते हैं ना, मेजरमेंट, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसी तरह अर्थक्वेक को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है रिक्टर स्केल। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रॉन ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली हिमालयन रेंजेस। आप उसको बेटा ऊपर की तरफ कर दो। मैम आपको मेरा कैमरा ऑन है ना? नहीं बेटा, तुम नहीं दिख रही हो मुझे, तुम्हारी हाँ स्लाइड्स मैम, दिख रही क्योंकि है। ये शुरू किया ना इस। कोई बात नहीं। हाँ ओके। हिमालय आर अ न्यू फोल्ड माउंटेन्स एंड आर स्टिल वेरी अनस्टेबल। अब देखो, हमने सबसे पहले चैप्टर में फोल्डिंग माउंटेन्स शुरू किया था ना, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग माउंटेन्स। जब यही प्लेट्स होती है ना, वो बार बार जब टकराती है और वो ऊपर की तरफ ऐसे उठती है तो एक माउंटेन फॉर्म होता है। ये जो हिमालय है उसे, ये हिमालय वो न्यू फोल्ड माउंटेन है। अब ये कैसे हुआ था वो आपके इसमें नहीं, आपको आप हायर स्टैंडर्ड में आपको ये आएगा कि ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग वाले माउंटेन्स। हमने फोल्डिंग और फॉल्टिंग वाला पढ़ा कि जब दो प्लेट्स दूर तरफ जाती है तो फॉल्टिंग माउंटेन्स होते हैं, दो प्लेट एक दूसरे को टकरा के ऊपर की तरफ आती है तो फोल्डिंग माउंटेन आती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे नए और पुराने फोल्ड माउंटेन है। हिमालय ऐसा नया फोल्ड माउंटेन है और इसके नीचे जितनी भी ये प्लेट्स है अभी भी स्टेबल नहीं हुई है प्लेट्स, ठीक है। अब ये नया फोल्ड माउंटेन है, पर हिमालय को कितना मिलियंस ऑफ ईयर हो गया, ये माउंटेन को फॉर्म होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर हो गया सुहानी। ओके, बट मैम ये हम इसे न्यू कैसे बोल सकते हैं? मिलियंस ऑफ इयर्स हो न्यू गए तो। इसलिए बोलते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अरावली माउंटेन्स है, वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है और वो ओल्ड माउंटेन है। हिमालय कैसे आया? पहले हमारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स में थे, सब जुड़े हुए थे। आज जो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं और बीच में ओशंस और सी दिखते हैं ना, पहले ये सब एक ही थे, जुड़े हुए थे। मैं कब की बात कर रही हूँ? मैं 365 मिलियन ईयर अगो की बात कर रही हूँ, या 600 मिलियन ईयर अगो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब ये पूरा जो कॉन्टिनेंट एक था उसको पेंजिया बोला जाता था, ठीक है। फिर ये जब ये सारे प्लेट्स को फिर नीचे जो प्लेट थी उसमें बहुत सारी हलचल होने लगी और सब सेपरेट हो गए। तब दो पार्ट हुए, पहले सिर्फ दो पार्ट हुए, एक तरफ गोंडवाना हुआ और ऊपर की तरफ लॉरेशिया हुआ। हमारा इंडिया जो था वो गोंडवाना यानी नीचे की तरफ था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। फिर वापस सारी प्लेट्स में हलन चलन शुरू हो गई। ये सब तुरंत नहीं होता है, कुछ कुछ मिलियन ऑफ सालों में होता है, ओके। फिर ये सारी मैम बट आपने बोला कि ये सब जुदा हो गए, तो फिर उसमें किसी को ऐसे लगा नहीं या फील नहीं हुआ? उस वक्त कोई भी ह्यूमन पर्सन नहीं था, सुनो। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं था। ये सारी थियोरीज है, पेंजिया थियोरीज और वो सब, ठीक है। गोंडवाना लैंड हुआ, फिर वापस गोंडवाना लैंड में हलन चलन हुई। इंडिया सिर्फ कॉन्टिनेंट, वहां से पूरा सिर्फ खाली इंडिया कंट्री पूरा खिसक के एशिया के तरफ चला गया। जब वो एशिया के तरफ टकराया और उसका पार्ट और दूसरा पार्ट जो टकराने से फोल्ड होने लगे, और वो फोल्ड होते होते न्यू हिमालयन माउंटेन्स फोल्ड हो गए, ओके। तुम गूगल मतलब में इंसान भी नहीं थे और तब ये सब कुछ हो गया। यस, हम नहीं थे। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बाद तो जुरासिक वर्ल्ड आया, उस वक्त भी ह्यूमन बींग्स नहीं थे। हम 5th वर्ल्ड में हैं, हम 5th सेंचुरी मीन्स उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए उसको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। और आज भी हिमालय है वो नया फोल्ड माउंटेन्स है और उसके नीचे आज भी बहुत सारी हलन चलन हो रही है। अब देखो यहाँ पे केस स्टडी तुम्हें नेपाल का बताया है, एग्जाम्पल दिया है 25 अप्रैल 2015 की। यहाँ पे जो रिक्टर स्केल आया था वो बहुत ही हाई रिक्टर स्केल है, 7.9, ठीक है। एपिसेंटर था लमजंग और वो था काठमांडू और पोखर के बीच में, 15 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ लमजंग,
नेपाल में जब आया था उसका एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में हुआ था। ओके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो। इसको थोड़ा मिनिमाइज कैसे करोगे बेटा, मुझे सब नहीं दिखाई दे रहा। मैम आपको ये बॉर्डर एरिया वाला चाहिए? हाँ हाँ बस बस। बॉर्डर एरिया ऑफ तिब्बत, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। The loss of life was massive. The quake left this many people dead. Most of population of Nepal lives in building structure. तो ये सब हमें बताया कि अर्थक्वेक का कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखो दिया है, हिमालय का पूरा दिया है। The collision of Indian and Eurasian tectonic plates is the cause of earthquake in Himalayan region. जो मैं तुम्हें समझा रही थी ना, पर यानी कि इंडिया के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है और यूरेशियन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसका रीजन है ये दोनों प्लेट जब कोलाइड हुए, इसकी वजह से हिमालय रीजन में अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस होता है। ओके मैम ये नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो बहुत सारे लोग मर नहीं गए होंगे, क्योंकि ये तो कितना हाई है, 7.9। 836 people died and 21,000 people were injured. ओके स्क्रॉल करो। मैम आपको दिखा? अदर लैंडफॉर्म्स। अब देखो द फिनोमेनन दैट यू हैव स्टडीड, हमने अब तक क्या पढ़ा? फोल्डिंग माउंटेन्स पढ़ा, फोल्डिंग लैंडफॉर्म्स पढ़ा, फॉल्टिंग लैंडफॉर्म्स पढ़ा, वोल्केनो इरप्शंस पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा। ये सब अंदर अर्थ के नीचे जो चेंजेस होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। हाँ बोलो बेटा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कैसे बोल रहे हो? बोलो बेटा। यस मैम, वर्कशीट सॉल्यूशन है ना? हाँ तो उसमें क्वेश्चन 3 में था फॉलोइंग है, तो उसमें आंसर्स में फर्स्ट का भी आंसर डी है, फोर्थ का भी आंसर डी है। दो डी तो वर्कशीट सॉल्यूशन की बात कर रहे हो बेटा? यस मैम। इसके मैथ कॉलम की बात कर रहे हो? यस मैम। फर्स्ट का आंसर भी डी है और फोर्थ का आंसर, हाँ मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट का आंसर डी है, वो राइट है, वो तो राइट है। राइट है बेटा। फोर्थ का आंसर भी राइट है, वो एग्जाम्पल है उसका। दोनों का आंसर डी आएगा। रुको 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 बेटा, फोर्थ का आंसर चाहिए ना तुम्हें? यस। उसका आंसर बी आएगा, बी आए। हाँ, और फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का भी बी है, फोर्थ का भी बी है। दोनों का बी है। मैम वही तो हुआ, दोनों डी हुआ यार, दोनों बी हुए। नहीं बेटा, डी तो नहीं है। तो उसमें भी कॉलम ए में भी 6 है और कॉलम, नहीं बेटा सुनो, फोर्थ का आंसर ए है, ए है। बेसल्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट का, और फिफ्थ का बी सही है, तो फोर्थ का करेक्शन कर दो, उसका आंसर ए आएगा। फोर्थ का ए, यस मैम, आंसर्स में ए तो है ही नहीं। फोर्थ का आंसर ए आएगा। ओके, तो दूसरा तो वैसा का वैसा ही। हाँ ओके मैम। यस सुहानी, चलो मुझे मत शेयर करके दिखाओ, टेक्स्ट बुक ही रखो। ओके मैम। हमने अभी तक ना एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जो अर्थ के नीचे इनसाइड फोर्सेस होते हैं,
एंडोजेनिक फोर्सेस आर कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट। अब ये जो फोर्सेस होते हैं वो इनसाइड ऑफ द अर्थ में मोल्टन मैग्मा होता है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, लैंडफॉर्म्स, ये सभी होने के रीजंस है एंडोजेनिक फोर्सेस। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू वी सी मेनी अदर लैंडफॉर्म्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, रिवर वैली, सैंड ड्यून्स। अब ये सब जो है वो अर्थ के ऊपर हुए हैं, राइट, वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये फोर्सेस है, इनके रीजंस है रिवर की वजह से, विंड के वजह से, सी वेव्स के वजह से। जैसे फ्लड प्लेन्स है वो रिवर की वजह से हुआ है, इरोजन, डेपोजिशन, विंड के वजह से हुआ है सैंड ड्यून्स, राइट, ग्लेशियर्स, ये सब मेनी लैंडफॉर्म्स है सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द प्रोसेस। ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ मैम आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा। अब ये जितना भी चेंजेस हुआ उसके रीजन है विथरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले रिवर। रिवर काफी सारे लैंडफॉर्म्स बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब रिवर माउंटेन में से फ्लो होना शुरू करता है तब वो वी शेप वैली बनाता है, ओके। फिर वाटरफॉल बनाता है, और जब वो प्लेन एरिया में आता है यानी नीचे की तरफ आता है तब वो वाइंडिंग पाथ यानी कि सीधा नहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता है। जब वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो एक बैंड जैसा शेप बना देता है और इस बैंड को बोलते हैं मेंडर। आगे ही इस प्लेन में रिवर जब स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है तब उसके साथ वो सेडिमेंट्स भी लेके जाता है यानी कि सब मटेरियल, ठीक है। और वो माउंटेन में जो इकट्ठा हुआ था वो उसके साथ फ्लो होके आता है। ये सारा वो है वो एक जगह पे छोड़ के आगे बढ़ता है जिसको डिपोजिट बोलते हैं। और वो जो डिपोजिशन मटेरियल के सेडिमेंट्स के हुए उससे जो लैंड फॉर्म हुआ उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। इन दी एंड रिवर सी को मिलता है, राइट। द स्लोप इन द पाथ इज वेरी स्लो। जब वो स्लो सी के नजदीक आ जाता है उसका पाथ यानी कि उसका जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो धीरा हो जाता है, स्लो हो जाता है। Therefore, the speed is also very slow. रिवर वहां पे ज्यादा सेडिमेंट्स डिपोजिट्स कर देती है क्योंकि उसकी फ्लो, उसकी जो बहाव होने की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, धीरी हो जाती है। उस रिवर के पास जितना भी सेडिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा वहां पे डिपोजिट कर देता है, फॉर्मिंग अ फैन शेप, और इसे डेल्टा बोलते हैं। ऐसा फैन शेप, ऐसे फैन शेप का डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म करता है और उसे बोलते हैं डेल्टा। हर एक डेल्टा का इंडिविजुअल माउथ होता है जो सी को जाके ओपन होता है। नीचे ऊपर स्क्रॉल करो, मैम आपको डायग्राम होगा, मैं डायग्राम से वापस बट ये है मैम, आपको डायग्राम नहीं दिया? नो मैम। मैंने मैम बच्चों को बताया था तब आपने डायग्राम देखा था ना? हाँ मैम मैंने देखा था। बस वही है, बोलो सुहानी। मैम इसमें है ना सी आर्च दिया है। है ना, सी आर्क भी होगा, क्लिफ भी होगा, सी वेव होगा। शुरू होता है आर्क से, हाँ पता नहीं आर्क क्यों लास्ट में दिया। मैंने इन बच्चों को समझाया था, मैम सुना होगा। हाँ बोलो। हाँ मैम पर ये जो सी है तो वो भी माउंटेन से ही बनता होगा ना? नहीं बच्चा, माउंटेन से कैसे बनेगा? ऊपर जो ग्लेशियर्स है उसमें से जो रिवर फ्लो होके आता है वो जाके सी में मिलती है। सी तो कहाँ फिर पर सी है? मैम कैसे सी बनता है? नीचे है, रिवर ऊपर से फ्लो होके आती है। अच्छा ऐसा है मैम। हाँ बच्चा, रिवर ऊपर से फ्लो होके आती है। वो लेफ्ट हो गई। बोलो सौम्य क्या हुआ? मैम हमें जो मैथ्स फॉलोइंग है हम कैसे जैसे वर्कशीट में किया है वैसे लिखे? नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ओके मैम।
मैम मुझे तो क्या लगा था कि सी है ना वो भी माउंटेन में से और ओशन भी माउंटेन में से ही मिलता है। नहीं बच्चा, जो रिवर है ना, ऊपर जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स में सारे ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर यानी पूरी बर्फ की चट्टान है, वो धीरे धीरे मेल्ट होती है, और ये मेल्ट होती है तो उसमें से धीरे धीरे पानी पूरे दिन चलता ही रहता है, उसमें से गंगा रिवर फॉर्म होती है। जो गंगा रिवर है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कहाँ से आता है, ये पानी कहाँ से आता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में है, वहां से ये पानी बहता है। और गंगा रिवर एक ऐसा ही रिवर है जो पूरे साल बहता है, इसीलिए उसे बोला जाता है पेरेनियल रिवर, जो पूरे साल, क्योंकि वो ग्लेशियर है, वो ड्रॉप ड्रॉप मेल्ट होता है और पानी आता ही रहता है। इन दी एंड ये ऊपर से रिवर, जैसे गंगा रिवर की हम बात करें, वो ऊपर से फ्लो होकर आया, हिमाचल प्रदेश में गया, अलग अलग जगह पे जब ये गंगा जाते हैं तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, जिस शहर में वो जाता है उसका अलग, उस रिवर का अलग नाम हो जाता है, ठीक है। भागीरथी बोलते हैं उसको, सतलज बोलते हैं उसको, समझ में आया बेटा सुहानी? और यस मैम। वो ऊपर से फ्लो होके अरेबियन सी में जाके पानी मिल जाता है, जितना भी पानी हो, और वो डेल्टा फॉर्म हो जाता है। मैम हम क्या कहते हैं कि हमारे इंडिया मतलब अर्थ में बहुत सारा पानी है, पर मैम पीने का पानी तो बहुत कम नहीं है। पीने का पानी कम है क्योंकि सबसे ज्यादा ओशन है, 97% water is occupied in ocean, and ocean is salty, which is not fit for drinking, right? Fresh source of water yani rain water, which is only 0.01%. समझ में आया? यस। ओके, चलो अभी तुम शेयर करो और आगे मैं खत्म करती हूँ। मैम आपको दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ। पीडीएफ कर दो बेटा। अब सी वेव्स वाला पढ़ेंगे, कुछ नहीं, अब सी वेव्स वाला पढ़ेंगे। अभी इरोजन और डिपोजिशन जो वेव्स होता है उसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई ऐसा रॉक है जो सी में है, बार बार वो पानी उसको टकराता है वापस जाता है, टकराता है वापस जाता है, तब वो आर्क जैसा शेप हो जाता है, राइट। ये आर्क में वापस वो सॉरी, सबसे पहले केव फॉर्म होता है, केव जैसा शेप फॉर्म होता है, सी केव्स। ये केव को वापस पानी टकराता है टकराता है टकराता है और पूरा केव के आर पार हो जाता है, तब उसको आर्क बोलते हैं। और पानी जाने से वो पूरा जो पत्थर होता है वो दूसरे पत्थर से जुड़ा होता है, उसे हटके अलग चला जाता है, तब वो स्टाल्क हो जाता है। कई बार कोस्टल एरिया में क्लिफ जैसा फॉर्म होता है। धैर्य बोलो क्या हुआ? मैम वो मैंने वो वर्कशीट सॉल्यूशन तो लिख दिया, फिर टेक्सचुअल सॉल्यूशन में ये मैच द फॉलोइंग वर्कशीट सॉल्यूशन में था, उसमें से कंटिन्यू करूँ वो? हाँ कंटिन्यू करो। देखो, द इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स गिव्स अस मैनी लैंडफॉर्म्स। जनरली कोई भी स्टीप रॉक होता है जो कोस्ट की तरफ फेस करता हो तो कई बार क्लिफ जैसा फॉर्म कर देता है, नीचे का पोर्शन है उसका वो इरोड हो जाता है, ऊपर का सिर्फ टॉप लेयर रहता है। कंटिन्यूअस जो पानी का वेव होता है वो नीचे के बेस को अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से होल क्रिएट हो जाते हैं। ओवर द टाइम ये होल इतने बड़े हो जाते हैं कि केव का शेप ले लेते हैं, उसे सी केव बोलते हैं। आगे जाके ये केव की साइज बढ़ जाती है और रूफ भी जैसा रहता है, आर्क जैसा लगता है। आगे इरोजन होने के वजह से वो आर्क टोटली कोलैप्स हो जाता है और अलग से एक पत्थर जाके खड़ा रह जाता है।
नीचे देखो, आपको दिया है पिक्चर। यस मैम, ये कर दो, ऊपर स्क्रॉल कर दो। देखो ये सी आर्क है, ठीक है, और यहाँ पे साइड में एक दिया है, वो हो गया स्टार। मान लो कि ये बीच में पूरा आर्क है और इसके ऊपर का पोर्शन जो आर्क का है वो भी टूट जाता है, तब ये अलग से एक पत्थर अलग हो जाएगा। ओके मैम, बट फिर ये टूट जाता है तो उसके बाद ये ओशन में ही रहता है। हाँ हाँ, वो तो धीरे 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 पूरा पिघल जाता है, फिर काफी वक्त लगता है, पर इस सबको कुछ एक साल में नहीं होता है। चलो अब है ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी रिवर ऑफ आइस दैट मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स, फ्रॉम हाई माउंटेन्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो ग्लेशियर्स की डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती है, जिसकी वजह से डीप ब्राउन हॉलो, जिसको साइरस बोला जाता है, ग्लेशियर्स अपने साथ बहुत सारे रॉक फ्रैगमेंट्स, सैंड, ग्रेवल भी लेकर आता है और वो डिपॉजिट करता है जब ये आइस मेल्ट होता है, जिसे बोला जाता है ग्लेशियल मोरेन। बोलो देवांश, क्या हुआ? मैम कंप्लीटेड। क्या बेटा? कंप्लीट हो गया मैम, लिख दिया मैम आपने जो कहा। ओके, लर्न कर दो उसको। ओके मैम। धैर्य क्या हुआ? धैर्य मैं हैंड लो करना भूल गया था। अच्छा, डाउन करना भूल गया, लो नहीं। ओके, लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। विंड भी इरोजन और डिपोजिशन करता है विंड के वजह से। सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड, सबसे ज्यादा ये ना डेजर्ट एरिया में एक्सपीरियंस होता है। कहाँ पे? डेजर्ट में, ठीक है। मशरूम रॉक, डेजर्ट एरिया में ऐसा होता है कि जो विंड की वजह से नीचे का बेस इरोड हो जाता है, ऊपर का वैसे का वैसा रहता है। वो पत्थर कैसे लगता है? मशरूम जैसा, नैरो बेस और वाइड टॉप। मशरूम रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन विंड सिर्फ लोअर पोर्शन को इरोड करके आगे बढ़ जाता है। इसे बोला जाता है सैंड ड्यून्स, राइट। अब सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड का डिपोजिशन होता है। मशरूम रॉक होता है सैंड का इरोजन, सैंड ड्यून्स होता है विंड का डिपोजिशन। दूसरी जगह से विंड सैंड लेके आता है और दूसरी जगह पे जाके उसको छोड़ देता है, उसे बोला जाता है डिपोजिट करना। सैंड ड्यून्स इसी तरह से फॉर्म होते हैं। क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून इज कॉल्ड द बरखान। ओके, यस मैम। करो ऊपर की तरफ स्क्रॉल सुहानी। मैम फिनिश हो गया चैप्टर। हाँ, तो एक्सरसाइज दिखाओ मुझे। मैम हाँ, मुझे मैम बैक कैमरा करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, बैक कैमरा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ सी मैम। सुहानी, तुम्हारा आज का होमवर्क है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। उस तुमने टेढ़ा रखा है बेटा, सीधा करो ना उसको। मैम मैंने कर दिया सीधा। हाँ, फिर करेक्ट द आंसर एमसीक्यूज करना है, ऊपर की तरफ करो। वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स कर देना सुहानी। मैथ द कॉलम करना, एमसीक्यूज करना, ट्रू एंड ट्रू, सारा जितना भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव है और वन लाइन सब कुछ लिखना है तुम्हें। ओके, चलो सौम्य, धैर्य, देवांश वीडियो ऑन करो। यस मैम।
सौम्य कितना हुआ लिख के? मैम हुआ ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, मैच द फॉलोइंग। ओके, धैर्य तुम्हारा? वर्कशीट मेरा सॉल्यूशन का हो गया और ये टेक्सचुअल सॉल्यूशन का फिल इन द ब्लैंक सब हो गया, फिर 2 क्वेश्चन आंसर ही बाकी है। अच्छा अभी सुनो, सैटरडे को मैं लूंगी क्लास टेस्ट। जो तुमने ये सब लिखा है ना, यस मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, उसके अलावा टेक्स्ट बुक पढ़ना। ओके, अंदर टेक्स्ट बुक में से भी मैं पूछूंगी। अब सुनो मैम 10th चैप्टर की लोगे? 10th चैप्टर बेटा, सुनो मैम कुछ क्वेश्चन आंसर्स, छोटे छोटे योर क्वेश्चन। वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम कोई अनम्यूट है ना, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सौम्य? यस मैम। हाँ, अब देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, दोनों ही वर्कशीट में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, वो क्वेश्चंस लिखना है, उसके आंसर्स ढूंढना है और उसकी टेस्ट लूंगी मैं। स्टार्ट राइटिंग। मैम बोलो। मैम समय हूँ मैम। हमें मुझे तो सब लिखना है ना, क्वेश्चन आंसर, सो वो सब क्यों ऑब्जेक्टिव भी लिखना है मुझे भी। अभी के अभी सैटरडे को कंप्लीट नहीं करना है बेटा। ओके ओके मैम, क्योंकि 8 पेजेस है। नहीं, तुम्हें सब नहीं लिखना है। सुनो, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखो और आज जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ वो लिखो। ओके। अब जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ वो क्वेश्चंस फटाफट से सब लिखो। यस मैम, 1 सेकंड। क्वेश्चन 1। यस मैम। सब 119 के क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ मैं। और धैर्य, पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा हुआ चाहिए। और ये आपको मुझे जो फाइल सबमिट करनी होती है ना सैटरडे वाली, उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है। ओके मैम मतलब ये जो ये ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स जो भी किया वो होमवर्क आज मैं लिखवा रही हूँ आपको। हाँ, वो तुम बाद में कंप्लीट कर देना। चलो अभी लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। मैं चैट बॉक्स में भी लिखूंगी, तो अगर किसी का रह जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the uppermost layer of the earth surface is known? What is the uppermost layer of the earth's surface is known? चैट बॉक्स में लिखा? मिल गया मैम। दूसरा क्वेश्चन लिखो। मैम आंसर की जगह ना छोड़े ना मैम। वो आपके ऊपर है बेटा, वो आपको जैसे करना है। मैम आंसर मुझे आता है। हाँ, सब आते ही होंगे। नेम द मेन मिनरल। नेम द के बाद क्या मैम? नेम द मेन मिनरल constituents of the continental
continental mass. मैम आया नहीं चैट में। यस मैम अब आ गया। आ गया? यस मैम आ गया। Constituents of मैम ऑफ के बाद BTH क्यों लिखा है मैम? वो बी गलती से हो गया बेटा, टाइपिंग मिस्टेक। ओके मैम। मैम क्वेश्चन 3 यस मैम। हाँ बेटा, मैम ये 2 बार कंस्टिट्यूएंट है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। डन मैम। बोलो। डन? यस मैम डन। 3 हुए ना? नो मैम 2 ही हुए। हुए। मैं सीधा चैट में डाल दो तो भी चलेगा। यस मैम डायरेक्ट चैट में डाल दो, हम लिख लेंगे। चैट में ही मैं लिख रही हूँ बेटा। मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ। ओके मैम। हाँ, नेम 2 types of igneous rock. Intrusive igneous rock and extrusive. Yes. Give example of sedimentary rock. Give example of sedimentary rock. मैम 4th आया नहीं। Name 2 types of igneous rock. Give example of sedimentary rock. Sedimentary का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, देख लेना। फिर है रॉक में भी है ना। हाँ वो तो टाइपिंग मिस्टेक होगा। What are fossils? चलो आज इतना लिखना है। कितने हुए मैम? 5th हुआ मैम। हाँ चलो ये बस। what are fossils? हाँ चलो तो डन मुझे 5 आते हैं है ना? मैम तो सबको आते हैं। बहुत इजी दिए है, बहुत इजी। यस मैम। अभी क्या अभी हो जाएंगे मैम, 2 मिनट। हाँ तो तू लिख दे, हम शांति से लिखेंगे। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ। डन? यस मैम डन। तो ये वाटर सैटरडे फॉसिल्स मुझे आता है। वाटर फॉसिल्स इजी है फॉसिल्स वाला। मैम नोटिस में है the remains of dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. मैम वो क्या बोल रहा है मैम? उसकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे तो। नोटिस में है फॉसिल्स। ओके अभी आप लोग को साइंस का लेक्चर है। मैम मुझे नहीं है। बाय मैम। हाँ हम दोनों लीव हो जाते हैं। बाय मैम। आप सबको होमवर्क करना है। सुहानी तुम्हें भी होमवर्क करके आना है। ओके बेटा? मैम मेरा क्या होमवर्क है? आपने तो मुझे कहा ही नहीं। एक्चुअल एक्सरसाइज करने को मैंने नहीं बोला, पीछे बोल का दिया करने ना को मैम। बोला ना सुहानी।
सारा ऑब्जेक्टिव करो, 1 मार्कर करो। और मैम हम ये 5 क्वेश्चंस करें ना? हाँ, और सारा लर्न करना है, ठीक है। बाय मैम। ओके मैम। बाय मैम। मैम रक्षाबंधन मैम हम तो लीव ना हुआ है ना? बाय धैर्य। बाय सौम्या। बाय।
Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. मैम हाँ मैम हमारे स्कूल में अभी 5th चैप्टर चल रहा है। हाँ तो हमारा तो हो गया ना, हम आज 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है मैम। और हमारा 12th चैप्टर लोग हाफ हुआ है ना। Yes, ma'am. अच्छा मैम हमारा वो एग्जाम्पल तक हो गया था, है ना? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड से करना है मैम। हाँ, और स्कूल में कुछ लिखवाया क्या कुछ? हाँ मैम, लिखवाया तो है पर वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लिखवाया है। क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाए? नहीं मैम, चैप्टर खत्म होगा ना तब से लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। और धैर्य सौम्य आपको? नो मैम, अभी तक नहीं आया है। सच बताना, फिर ऐसा ना हो कि लास्ट में बहुत लोड बढ़ जाए। नहीं है नो मैम, हमारा कोई नया चैप्टर नहीं चला है। नहीं, मैम जितने चले हैं ना, जितने चले हैं। यस मैम। हाँ, जितने चले हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैम उसमें 3rd चैप्टर तक आ गए हैं। ठीक है। हाँ मैम हम लोग क्या करें अभी? हम लोग अभी करते हैं ना 6th लेसन स्टार्ट। ठीक है। सुहानी, इनको थोड़ा करवा के फिर आपका कंटिन्यू करती हूँ। ओके ओके मैम। चलो सौम्य, स्टार्ट रीडिंग। यस मैम, करता हूँ मैम। 6th chapter. Well, every day you come across many changes in our surrounding. These changes may involve one or more substance. From example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a changing. Stretch rubber band also represent a change. Make a list of 10 changes you have noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and studies the nature of this change. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. Activity 1. Okay. Cut a piece. Two types of changes, physical change and chemical change, right? फिजिकल चेंज मतलब देखो, जैसे कि हमने नींबू पानी बनाया। यस सौम्य बोलो।
नो मैम, नथिंग। बोलो। मैम मैम वो बोल रहा है कि नहीं मैम। जैसे कि देखो, हमने पानी में शक्कर डाली, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन दही में से दूध बना, दूध में से दही बना, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, वो केमिकल चेंज है क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट होता है, राइट? So two types of changes we will learn in this chapter: physical change and chemical change. 6.1 पढ़ो। Yes, ma'am. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces into square pieces. Lay on the floor or a table so that the pieces require the shape of the original pieces of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But there is a change in property of the paper. मतलब मैम क्या रीड बोला हो है गया इसमें? क्या बताया है? मैम इसमें ऐसा बताया गया है कि एक स्क्वायर पेपर में से हमने 4 स्क्वायर पेपर कर दिए। बाद में अब ऐसा बोल रहा है कि उसको फिर से जो पेपर में से कट किया था वैसा बनाना है, पर मैम ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैम। अगर हो नहीं अगर सकता, और देखो मैम सपोज जो फोल्ड करके किया होता मैम, तो मैम हो जाता, तो मैम वो रिविजिबल चेंज होता और ये इरिविजिबल चेंज है। यस Okay. मैम। ओके, ये पेपर है, मैंने इसको क्रश किया या फोल्ड किया, तो मैं उसको फिर से अनफोल्ड कर सकती हूँ, और ये रिवर्सिबल चेंज है। तो ये जो फिर से हम लोग कर सकते हैं अनफोल्ड या फिर से रिवर्स कर सकते हैं, वैसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। ये पेपर के मैंने बिट्स ऑफ पेपर कर दिए और फिर से उसको मुझे पूरा पेपर बनाना है, तो वो नहीं हो सकता, तो वो केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता। ओके, इरिविजिबल। पढ़ो। मैम आगे मैं पढ़ूं? यस मैम। Activity 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small pieces of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover the chalk from the dust? यस मैम ये मैम। रिविजिबल चेंज है। मैम ये Yes, ma'am. फिजिकल चेंज है। मैम ये Okay. फिजिकल चेंज है। आगे भी तो पढ़ो। मैम आगे रीड करो ना। यस मैम। Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezer mixture. Ice pulse common salt. Does the water become solid in ice once again? Yes ma'am. मैम ये भी फिजिकल चेंज। ये भी फिजिकल चेंज ही है। धैर्य, अब पढ़ो। Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? मैम ये रिवर्सिबल है।
क्यों? मैम मतलब केमिकल वाला। मैम वो केमिकल चेंज की बात कर रहा है। ये Yes, केमिकल चेंज कैसे हुआ? ये तो फिजिकल चेंज है। यस क्योंकि मैम, पर वाटर वो केमिकल जो वापस बोल रहे हैं वो पेपर हो केमिकल। जाएंगे, पेपर का वापस वाटर ड्रॉपलेट हो जाएगा ना। यस मैम वो तो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। यस ओके। मैम। मैम 6.5 रीड करूं? हाँ हाँ। Hole use have saw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the blade on the glass stove. Wait for a minute. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? In activity 6.1 and 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size in activity 6.3 and 6.4. Water change its state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 6.5, the hacksaw blade change color on heating. Properties such as क्या बोला है say, इस एक्टिविटी में? क्या बोला है धैर्य? मैम मैं बोलूँ? धैर्य को ट्राई कर लो। मैम ये इसमें तो समझ नहीं आया, वो ब्लेड वाला है ना उसमें समझ नहीं आया, ब्लेड वाला। सौम्य बोलो। मैम मैं बोलूँ? इसमें ऐसा बताया गया है कि जो ये ब्लेड है मैम, उसको फ्लेम पर हम रखेंगे तो उसका जो कलर चेंज हो जाएगा। बाद में वो होगा मैम? मैम नहीं होगा ना मैम, वो ब्लैक का ब्लैक ही रह जाएगा। पानी में डालो या किसी में भी डालो, ब्लैक का तो मैम ब्लैक ही रहेगा। मैम मतलब मैम ये मैम केमिकल चेंज है ब्लेड वाला। हमने जो चैप्टर 5 किया था ना, वो हम रेड कलर का पेपर एसिड में नापते हैं लिटमस तो। पेपर रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। यस मैम, वो आज स्कूल में मैम है ना दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे दो लिए थे वो, और फिर लिटमस पेपर लिए ब्लू और रेड, और एसिड और बेस भी लिया और दिखा रहे थे कि कलर चेंज हुआ कि नहीं। तो हो रहा था ना? यस मैम हो रहा था, पर मैम ये रेड लिटमस पेपर ब्लू एसिड में डाले तो वो नहीं हो रहा था। क्यों? पता नहीं मैम। मैम ब्लू हो जाना चाहिए ना मैम, तो वो मटेरियल में कोई एसिड में डालेगा मैम। मटेरियल में कोई प्रॉब्लम होगा। यस मैम तो ये जो ब्लेड वाला है मैम, वो केमिकल चेंज हुआ ना, क्योंकि मैम ब्लैक हो जाएगा बाद में मैम, वो निकलेगा ही नहीं, तो मैम वो ब्लेड वाला केमिकल चेंज हुआ। अब कंटिन्यू धैर्य। Yes, ma'am. Properties such as shape, size, color, and state of the substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. A physical change is generally reversible in such as change धीरे on धीरे धीरे। no new substance is formed. Let us now consider the others kind of change. 6.2 chemical change. A change with yes ma'am. Wait. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. मतलब देखो, कलर चेंज होगा, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ वो का वही चेंज होता रहेगा, तो दैट इज फिजिकल चेंज. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. A physical change is generally reversible. Ma'am, Such a change, no new substance is formed. इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. Yes. मैम हम आयरन को
पिघला देंगे तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा और फिर उसको वापस से जो चीज थी ऐसा बना सकते हैं ना, इसलिए वो रिवर्सिबल चेंज हुआ ना। अरे कहाँ से, आयन पहले जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो मेटल है, मेटल जल्दी मेल्ट नहीं होता, वो सिर्फ ज्यादा गर्म होता है। मैम बहुत, और मैम बहुत हीट चाहिए होती है मेल्ट करने के लिए आयरन को। तो मैम हाँ कंटिन्यू, चलो केमिकल चेंज। A change with which मैम you ऐसा are ही हमको आया था, मैम हमको ऐसा ही आया था वो मैम 6th में आया था मैम, टायर की रिंग वाला। पहले मैम जो टायर की रिंग थी ना मैम, उसके ऊपर वो जो स्टील का लगाते हैं ना मैम, उसको गर्म करते हैं और वो एक्सटेंड बड़ी हो जाती है और बाद में उसके ऊपर लगाते हैं वैसे ही छोटी हो जाती। यस मैम ऐसा आया था। a change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a flame of brownish substance. These substances are called rust, and this process is called rusting. Iron gates of park or farmland, iron benches keep in lawn and garden, or every article of iron keep in the open gets rusted at home. You must have seen shovel and shapes getting rusted when exposed to the ma'am. मैम इसमें ऐसा लिखा है कि आयरन का कोई भी चीज हम बाहर रखेंगे ना तो वो रस्ट हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्राउन ब्राउन कलर मैम का हो उसको जाएगा। खत्म ही नहीं किया उसने, मैम उसने खत्म ही नहीं किया, पीछे मैम लाइंस है, उसने खत्म ही नहीं किया। भले भले अभी इतना बोलने दे, बोल धैर्य। मैम वो कोई भी चीज हम आयरन की बाहर मुकेंगे ना तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसमें रस्ट आ जाएगा मैम, ऐसा लिखा है। मैम जंग आ जाएगा मैम। यस, काट काट बोलते उसको, काट। जैसे कि आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, हमारे सोसाइटी का भी जो गेट हो या फिर हमारा जो दुकान है वो भी अगर आयरन का है, बाहर पड़ा है तो iron benches kept in lawn and garden, almost every article of iron kept in open gets rusted. At home also, अगर आपके पास वो स्पेड या शॉवल है जो हम नहीं बोलते खुदाई के लिए यूज करते हैं, जो आयरन का मटेरियल है, तो वो भी अगर एक्सपोज टू एयर होगा तो वो रस्ट हो जाएगा। टर्न पेज बैक। Atmosphere for some time in the kitchen, a wet iron pan to tawa often gets rusted. If left in that state for some time, rust is not iron. It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes where new substances are formed. ओके धैर्य, सौम्य अब आप पढ़ो। यस मैम। आप क्या कर रही हो बेटा? मैम मैं रीडिंग कर रही हूँ चैप्टर। ओके। To be demonstrated by the teacher. Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Does to ash look like the magnesium ribbon? The change can be represented by the following equation: magnesium Mg plus oxygen O2, magnesium oxide MgO.
Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture at ma'am aqueous means ma'am. Aqueous solution means ma'am. Well, ओके मैम ये ब्रैकेट में है ना मैम मैम बाकी अभी एक्वेस मैम एक्वेस सॉल्यूशन मींस मैम AQUES सॉल्यूशन मतलब जो एकदम अच्छे से मिक्स हो गया हो वो ओके मैम वेल टेस्ट mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus blue? Does the mixture turn blue litmus red? On the basis of the test, how do you know classify the aqueous solution acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance. The change can be written in the form of following equation. Magnesium oxide MgO, water H2O, magnesium hydroxide MgOH2. As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. Done, ma'am. Okay. Now see. मैग्नीशियम रिबन पता है जैसे कि ये 6.3 में हमने देखा मैग्नीशियम रिबन बर्निंग जैसे वो कछवा की अगरबत्ती नहीं आती इंसेंस स्टिक आती है वैसे अगर हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा और व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होगा और जैसे जैसे वो बर्न होगा वो एशेस प्रोड्यूस करेगा जैसे एश मींस क्या एश मतलब उसका जैसे अगरबत्ती में कैसे राख गिरती है ना दैट इज एश ओके सो फिर वो एश को एक प्लेट में लेना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है फिर उसको हिला हिला के पूरा एकदम एक जैसा सॉल्यूशन बनाना है जैसे कि हमने पानी में शुगर डालते हैं तो उसको कैसे हिलाते रहते हैं जब तक कि पूरी सारी शुगर मिक्स ना हो जाए वैसे इसको स्टर करते रहना STIR स्टर मतलब हिलाना Test the mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus blue? Does the mixture turn blue litmus red? On the basis हमको चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है. Now on dissolving the ash in water, वो जो ashes थी उसको प्लेट में ली उसमें थोड़ा पानी डाला और उसको डिसॉल्व किया तो एक नया सब्सटेंस बना. तो on dissolving the ash in water, it forms a new substance. These can be written as MgO, that is magnesium oxide plus water. दोनों को मिक्स किया तो क्या बना magnesium hydroxide. As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. मतलब कि ये basic substance है. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide and water. Okay? अभी आप लोग ये पढ़ो आगे. मैं थोड़ा सुहानी का देख लूं. Yes, Suhani. Okay, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ थे हम लोग लास्ट? मैम हमको है ना डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड से पढ़ना है. हाँ चलो चालू करो. हाँ, different units of speed depending on the need and contact. Speed is measured in different units. As you already know that the SI unit of speed is meter per second. Other commonly used unit are kilometer per hour and miles per hour. When we talk about the speed of aeroplanes and cars, it would be more than appropriate to use kilometer or 10 minute second. Look at the
typical speeds of some moving things given in table 12.2 below the speeds of the rest of them and fill in the vacant box. कहानी आपके में से नहीं मैम अभी प्रॉपर है। मैम उसको बोलो कि वो माइक है ना वो थोड़ा दूर रखे। नहीं मैम अब प्रॉपर है। ओके देखो हम ये जो एसआई यूनिट है स्पीड की मीटर पर सेकेंड है। दूसरी कॉमनली नोन स्पीड कौन यूनिट कौन सी है हमको पता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ओके अभी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आपको सम दिया है। मैम टेबल दिया है। यहाँ पे टेबल नहीं है, दिखाओ तो टेबल आपका। हाँ मैम सी ऐसा है। ब्लर दिख रहा है। नहीं मैम हाँ और ये दूसरा ओके नहीं इसमें नहीं दिया है, पढ़ो टेबल तो। हाँ मैम बट उसमें तो क्या है पता है कि एलिफेंट एशियन एलिफेंट है ना वो कितने स्पीड पे चलता है, मतलब पर आवर में वो कितना किलोमीटर करता है। नहीं है ना इंफॉर्मेशन नहीं मैम, ये देखो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स है। हॉर्स है तो वो 70 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। ऐसे सबकी बतानी है, इधर तो सिर्फ एक की बताई है। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है मैम। गूगल में से देख के लिखना क्योंकि इसमें तो नहीं है। हाँ आगे पढ़ो। When a vehicle is moving, it is interested to find out how fast it is moving. Have you seen a meter fitted? सुहानी आप लीव होके फिर से रिजॉइन हो क्योंकि आप बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज पूरी फट के आ रही है। मैम अब थोड़ी आ रही है प्रॉपर। हाँ अब आई। हाँ Have you seen a meter fitted instead a vehicle? In a car, the meter is fitted on the dashboard. मैम डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड मतलब जो हम कार चलाते हैं ना आगे का जो नहीं होता है जिसमें मीटर पर सेकेंड हमको स्पीड किलोमीटर आवर सब कुछ बताता है उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। Yes. And in scooters or distance in scooters or motorcycle on the top, this is used to display the speed, and the speed of the vehicle is called a speedometer. The distance traveled by the vehicle is given by an instrument called odometer. Both of them are usually fitted together. These instruments will give the reading of speed and the distance travel at the same time. ओके वी नो। देखो डैशबोर्ड पे दो चीजें बताते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। मतलब हम कितनी स्पीड में चलाते हैं वो स्पीडोमीटर में बताता है और हमने कितने किलोमीटर कट किए वो ओडोमीटर में बताता है। ओके यस मैम। Speed in kilometer per hour. Let us see how the speed of the school bus given in example 1 can be expressed in kilometer per hour. Distance traveled by the bus 7,200 meter. Distance travel in kilometer, so 7,200 divided by 1000 is equal to 7.2 kilometers. Time taken. ये सम समझ में आया ना कि हमको स्पीड डिस्टेंस दिया है तो पहले उस किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 72,000 जो है 7200 है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 किलोमीटर रहेगा। फिर टाइम यहाँ पे बताया है, टाइम हमको दिया है 1800 सेकेंड।
जिसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो 36 डिवाइड करना है, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिवीजन करके ये आंसर आएगा। Yes. आगे Distance and time graph. Generally, a vehicle travel on a road does not travel at a constant speed throughout its journey. If we note the distance traveled by the object at equal intervals of time, we will get a clear picture of its speed at different points of time. The data of the distance travel and the time taken can be presented in many ways. One method would be to make a table. See table 12.3 in the information given in the table can also be presented in graph as shown in figure 12.4. मैम इसमें 12.3 वाला टेबल है, उसमें तो क्या कहा है? इन मिनट 2 मिनट में 2 किलोमीटर हम कैसे कर सकते हैं मैम? और फिर 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 में 6, 8 मिनट में 7 किलोमीटर कर सकते हैं। ऐसा कैसे किया है? एक मिनट में हम 1 किलोमीटर करेंगे तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर करेंगे। बट मैम यहाँ पे तो आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सी यहाँ पे है ना मैम, इधर देखो 8 दिख रहा है, ये है मिनट, ये इसमें 8 है ना, तो उसमें डिस्टेंस किलोमीटर 7 है। सी 8 के सामने 7 है ना, तो फिर मैम 8 मिनट में हम 8 किलोमीटर नहीं कर सकते ट्रैवल, तो 7 ही क्यों? नहीं, अगर स्पीड बढ़ा दी तो आप जल्दी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। तो मैम हम 2 मिनट में 1 किलोमीटर भी, बट मैम हम तो हमारी स्पीड पे होता है। अगर हम फास्ट चलाएंगे तो हम ज्यादा थोड़े टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अगर हम स्लो चलाते हैं तो लेस टाइम में लेस डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके मैम, तो मैम हम 2 मिनट में 4 किलोमीटर भी कर सकते हैं ना? डिपेंड्स अपॉन आवर स्पीड। Okay. This is also called distance time graph. It is created by plotting a series of data points and connecting them from a line. In figure 12.4, we have taken time on the x-axis and the distance on the y-axis. We can get the following points by spinning distance time graph. The steepness of the slope of the graph gives the speed. If the slope is greater, slope is steeper, as in line OA of figure 12.4, the speed is greater than the speed shown by line AB because its slope is flatter. ओके, आपको ग्राफ पता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है ना? यस मैम। जैसे स्लोप होगा वैसे स्पीड बढ़ेगी। जैसे देखो, हम लोग स्ट्रेट रोड पे कार चलाएंगे और माउंटेन में कार चलाएंगे, उसमें फर्क आएगा ना? यस मैम, माउंटेन में अगर 1 किलोमीटर भी हम करते हैं तो भी उसमें 5-10 मिनट लग जाती है। और वो स्ट्रेट रोड में नहीं लगता, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इट स्लोप। कंटिन्यू। Yes, the speed is 0 if the graph is flat, as in
BC. If we assume that the vehicle moves at constant speed, it covers the same distance in equal intervals of time. The data would be as shown in table 12.4. Now, if we plot a graph for this data, it will be shown as in figure 12.5. The graph would be a steadily rising straight line, a motion that can be represented by the straight line as in सुहानी, एक जैसी स्पीड है तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा. अगर स्पीड बढ़ती जाती है तो ऐसा ग्राफ बनेगा. ओके, कंटिन्यू. Yes. A motion that can be represented by a straight line as shown in figure 12.5 is called uniform motion. मतलब उसमें स्पीड और डिस्टेंस एक जैसे है, उसको यूनिफॉर्म. जैसे कि दो कार है, एक साथ है 8 बजे निकली, दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ निकली और एक ही जगह पे पहुंची और दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर किया. मतलब बोथ द कार वर इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. Okay. In other words, a body is said to be in uniform motion if it covered equal distance in equal interval of time. The motion of a body is shown in figure 12.4 in non-uniform as it does not cover equal distance in equal interval of time. Non-uniform में क्या होगा? जैसे मैंने बताया, दो कार है, सेम टाइम पे चली, दोनों सेम टाइम सेम डिस्टेंस कवर करके पहुंची, लेकिन इसमें एक जल्दी पहुंची, एक लेट पहुंची, एक की स्पीड ज्यादा थी, एक की कम थी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. ओके. कंटिन्यू. सुहानी कंटिन्यू. हाँ यस मैम, वो हो नहीं रहा था, फोन हैंग हो गया था ना इसीलिए. The motion of an object can be analyzed in many different ways. Let us consider the motion of the object represented in Fig 12.4. Again, the graph show that the object travel at different speeds over time. Now, if we want to find out the fraction or percentage of the time for which it traveled at this speed, we could use a pie chart. Another point of view of the motion of the object presented in the figure 12.4 is to study the distance traveled by the object at different speeds. This can be represented in bar graph. ओके, पाई चार्ट ऐसा होता है. पता है आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ? आपको हाँ मैम, इसमें दिया है, मैथ्स में आया होगा. ओके. यस मैम. तो फिर उसमें क्या करने का? किसमें बेटा? ये पाई चार्ट और बार ग्राफ, मतलब मैथ्स में तो पता है कि क्या करने का होता है. हाँ, तो इसमें उसी तरह से हमको डिस्टेंस और कितने किलोमीटर है वो बताते हैं. ओके. Note: when we try to locate an object, we usually relate it to some sort of reference point. This point is usually the origin, the 0 point of axis X or Y. We provide a numeric value for an object's location by placing it either in the positive direction or the negative direction in relation to their reference point. We usually take the starting point as the origin x0. Okay. When we try to locate an object, we usually relate it to some sort of reference point. Okay, the point is usually the origin, the 0 point. हम देखते हैं ना कि point से start किया, जैसे कि ये 0 point है कि वहां से start किया, तो उसको origin बोलते हैं.
We provide a numeric value for an object's location by placing it either in positive direction, जिसको हम प्लस कहते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन जिसको हम माइनस कहते हैं. ओके. यस मैम. मैम चैप्टर तो फिनिश हो गया. फिनिश ना, तो इसकी डिफाइन लिख दो. और अगर जो भी डाउट्स है ना चैप्टर में वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी. धैर्य सौम्या. धैर्य सौम्या. यस मैम. चलो हम लोग कंटिन्यू करें. यस. एक्टिविटी 6.7. क्या मैम? एक्टिविटी 6.7 रीड करो धैर्य. To be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol or नीला ठोठा in about ऐसा केमिकल है ब्लू विट्रियोल और नीला ठोठा बोलते हैं उसको, कॉपर सल्फेट को. ओके. तो एक कॉपर सल्फेट हाफ पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर या हाफ बीकर में डिसॉल्व कर देना है. सौम्य पे अटेंशन. मैम आगे रीड करूं. हाँ. About half a cup of water in a glass. Tumbler or a breaker had a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in test tube or a small glass bottle. Drop nail or use shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. मतलब देखो, एक बीकर में हमको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और उसको स्टर करते रहना है तो वो ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा. अभी उसके अंदर हमको या तो आयरन नेल है, छोटी सी खिल्ली आती है वो, या फिर ब्लेड है वो उसमें रखना है थोड़ी देर के लिए. फिर वो रिएक्ट होके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. कंटिन्यू धैर्य. Yes, ma'am. Color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as copper solution blue plus iron. Iron sulfate solution green, copper brown deposit. Okay, now देखो, the changes that notice are due to the reaction copper sulfate solution और उसके अंदर हमने जो ब्लेड डाली या आयरन नेल डाली तो वो रिएक्ट होता है. The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. The change of color of solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. मतलब देखो, ये जो ब्लू था ना वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, फिर वो चेंज होके ग्रीन हो गया तो वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया. ओके. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. नेल पूरा रस्ट हो गया तो वो उस पे जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ वो कॉपर है. We can write the reaction as copper sulfate solution plus iron gives iron sulfate solution plus copper. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, sulfate means कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन केमिकल का नाम है पूरा. मैम मैम मतलब मैम वो कुछ भी कॉपर वो सॉल्यूशन वो कलर चेंज हो जाएगा उसका. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बीकर में, जैसे ये ग्लास एक बीकर है उसमें मैंने आधा कप पानी लिया, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला और उसको हिलाती रही मैं,
तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर उसमें मैंने खिल्ली डाली या फिर ब्लेड डाली और उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रहने दिया, तो कॉपर सल्फेट और वो जो आयरन है वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा और ब्लू सॉल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है वो पूरा रस्ट हो जाएगा। ओके? यस मैम। मैम एक्टिविटी 6.8 रीड करूं? सौम्य रीड करेगा। यस मैम। Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out past this gas through prepared lime water as shown in figure 6.5. What happened to the lime water? अभी देखो वो पीछे है ना, पीछे पिक्चर दिया है फिगर 6.5 में। देखो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हमको विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमको लाइम वाटर, लाइम मतलब नींबू पानी नहीं, चूना नहीं होता व्हाइट वॉश हम जो करते हैं वॉल पे, तो वो चूना जो होता है ना उसको लाइम बोलते हैं, तो वो उसका पानी बनाना है और वो हमको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर ऐसे ये दोनों रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये टेस्ट ट्यूब में जाएगा तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। व्हाइट जो होगा ना एकदम, लाइम वाटर एकदम व्हाइट होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा तो वो एकदम मिल्की जैसा हो जाएगा। ओके? यस मैम। तो विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। Yes, ma'am. The changes in the test tube is as follow: vinegar, acidic acid, baking soda, sodium hydrocarbonate, carbon dioxide, other substance. The reaction between carbon dioxide and lime water is as follow: carbon dioxide, CO2, lime water, CaOH2, calcium carbonate, CaCO3 plus water, H2O. When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is standard test tube of carbon dioxide. You will use it in 10th chapter to show that the air was breathed out in carbon dioxide in activity 6.6-6.8. You saw that in each change, one or more new, the ash was the new substance formed with when magnesium was burnt in air in activity 6.7. The reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both. Okay, wait. When carbon dioxide is passed through lime water, जैसे मैंने आपको बताया, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। मतलब कि देखो ये विनेगर और बेकिंग सोडा का ये जो सॉल्यूशन है, इसको जब ये सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ऐसी बेंड ट्यूब से इसको वो यहाँ पे गैस पास होता है लाइम वाटर में,
तो जब लाइम वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है और कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस नया बनता है। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide. Now, in activity 6.6 and 6.8, you saw that in each case one or more new substances form होते हैं। दोनों में हमने देखा कि नए नए substance form हुए हैं। The reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper. Both of these are new substance. Copper was deposited on a shaving blade of iron. और दूसरी एक्टिविटी में vinegar and baking soda together form carbon dioxide which turn lime water milky. So a change in which one or more new substance are formed, उसको कौन सा चेंज कहा गया है? केमिकल चेंज। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रीड करके रखना। Yes. Bye, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Bye.